नार्को टेररिज्म, वेपन्स चार्जेस। यूएस ने रिवॉर्ड भी रखा था $15 मिलियन का किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए जो मेडोरो को अरेस्ट करने में। मेडोरो ने ऑब्वियसली रिफ्यूज किया। उन्होंने शायद ये सोचा था कि अमेरिका कभी डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन नहीं लेगा क्योंकि वो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन होगी, लेकिन वो सॉवरेनिटी वायलेशन है। एक कंट्री का दूसरे कंट्री में जाके उसके हेड ऑफ स्टेट को अरेस्ट करना, ये यूनाइटेड नेशन चार्टर के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। नॉर्मली यहाँ क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया का कोई भी मुल्क हो, चाहे कितना भी पावरफुल हो, रात के अंधेरों में दूसरे मुल्क में घुसकर उसके सदर को उठा लिया जाए। हॉलीवुड मूवी जैसा लगता है ना, लेकिन ये सच है। 3 जनवरी 2026 को एग्जैक्टली यही हुआ जब यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री ने वेनेजुएला पर सरप्राइज अटैक किया और प्रेसिडेंट निकोलस मेडोरो को लिटरली पकड़ लिया और उसे अमेरिका ले। ये सिर्फ कोई ड्रोन स्ट्राइक नहीं थी, ये एक फुल स्केल स्पेशल फोर्स ऑपरेशन था जो दहाइयों में पहली दफा किसी भी मुल्क ने किसी दूसरे सॉवरेन नेशन के लीडर के साथ किया। आज हम ये समझेंगे कैसे और ये क्यों हुआ और इसमें क्या सबक है दुनिया के लिए। पहले ये समझते हैं कि मेडोरो कौन है और यूएस को उनसे इतनी क्या प्रॉब्लम थी कि उन्होंने उसे ये एक्सट्रीम स्टेप उठाया उसकी। निकोलस मेडोरो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे 2013 से। हागो चावेज की डेथ के बाद वो पावर में आए, लेकिन उनकी प्रेसिडेंसी कंट्रोवर्शियल रही, शुरू से ही कंट्रोवर्शियल रही। इलेक्शन में रिगिंग के एलिगेशंस, अपोजिशन को सप्रेस करना, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट जो इतनी बुरी थी कि वेनेजुएला जैसे ऑयल रिच कंट्री में लोग भूख से मर रहे थे। इन्फ्लेशन ट्रिलियन% तक पहुंच गई। एक टाइम पर बहुत महंगाई हो गई थी, लेकिन ये सब तो पॉलिटिक्स और गवर्नेंस की प्रॉब्लम है। अमेरिका इतना एक्सट्रीम एक्शन क्यों लेगा? जवाब है ड्रग्स और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अमेरिकन गवर्नमेंट का कहना है कि मेडोरो सिर्फ एक फेल्ड लीडर नहीं थे, बल्कि वो एक्टिवली इन्वॉल्व थे ड्रग ट्रैफिकिंग में। कोकीन जो कोलंबिया और दूसरे साउथ अमेरिकन कंट्रीज से प्रोड्यूस होती है, वो वेनेजुएला के थ्रू स्मगल होती थी अमेरिका और यूरोप में। यूएस ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी ने सालों तक एविडेंसेस कलेक्ट किए। उनका क्लेम है कि मेडोरो और उनके इनर सर्कल ने वेनेजुएलियन गवर्नमेंट और मिलिट्री को यूज किया है ड्रग्स कार्टेल को प्रोटेक्ट करने की। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड नार्को टेररिज्म था उनकी नज़र। एक्चुअली 2020 में ही यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने मेडोरो और कई वेनेजुएलियन ऑफिशियल्स पर फॉर्मल चार्जेस लगा दिए थे। ड्रग ट्रैफिकिंग, कंस्पिरेसी, नार्को टेररिज्म, वेपन्स चार्जेस। यूएस ने रिवॉर्ड भी रखा था $15 मिलियन का किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए जो मेडोरो को अरेस्ट करने में हेल्प आउट करेगी। लेकिन वो तो वेनेजुएला में थे अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रोटेक्शन में। कोई कैसे इनको पकड़े? डोनाल्ड ट्रम्प जो रिसेंटली दोबारा प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने अपने पहले टर्म में भी वेनेजुएला के खिलाफ टफ स्टांस लिया। मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन, सैंक्शंस, मेडोरो को रिकॉग्नाइज नहीं करना एज लेजिटिमेट प्रेसिडेंट। लेकिन कुछ काम नहीं आया। मेडोरो पावर में रहे, सपोर्ट मिला उनको रशिया से, चाइना से, ईरान से। क्यूबा ने भी कंसिस्टेंटली बैक किया, तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने शायद डिसाइड किया कि डिप्लोमेटिक प्रेशर और सैंक्शन से कुछ नहीं हो, डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व ये नाम दिया गया इस मिशन। नीनो की प्लानिंग हुई होगी, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मेडोरो की मूवमेंट्स ट्रैक की होगी, सिक्योरिटी डिटेल्स एनालाइज की होगी और बेस्ट टाइम और मेथड फिगर आउट किया। और फिर जनवरी 3, 2026 की रात को अप्रॉक्सीमेटली 2:01 पर वेनेजुएला के लोकल टाइम पर यूएस स्पेशल फोर्सेस ने रेड की कराकस में मेडोरो के कंपाउंड। ये ऑपरेशन कितना प्रिसाइज और प्रोफेशनल था, इसे अंदाजा लगाएं कि पूरा काम सिर्फ 28 मिनट्स में कंप्लीट हो। स्पेशल फोर्सेस मोस्ट लाइकली नेवी, सिविल्स या डेल्टा फोर्सेस ने कंपाउंड ब्रीच किया। मेडोरो और उनकी वाइफ सीलिया फ्लोर्स को सिक्योर किया और एक्सट्रैक्ट कराई। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेजिस्टेंस लिमिटेड हुई। वेनेजुएला की मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिस्पॉन्ड तक नहीं किया, बल्कि रिस्पॉन्ड तक कर नहीं पाए। कुछ रिसोर्सेज कहते हैं कि शायद अंदर से ही मदद मिली हो, क्योंकि इतनी टाइट सिक्योरिटी को ब्रीच करना एक्सटर्नली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मेडोरो को पकड़कर यूएस मिलिट्री ने उनको ट्रांसपोर्ट किया अमेरिका।
पहले शायद किसी कैरिबियन आइलैंड पर टेम्परेरी डिटेंशन में रखा गया होगा और फिर फिलहाल फाइनल डेस्टिनेशन था न्यूयॉर्क। क्योंकि वहाँ साउथर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क का कोर्ट है जहाँ उन पर फॉर्मल चार्जेस ऑलरेडी पेंडिंग थे। ये वही कोर्ट है जहाँ हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल क्रिमिनल्स पर मुकदमे होते हैं। एल चैपो जैसे ड्रग्स लॉर्ड्स को भी यहाँ ही ट्राई किया गया था। अब बात करते हैं कि ऑपरेशन एग्जीक्यूट होने से पहले क्या हुआ। कुछ रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मेडोरो को एक लास्ट वार्निंग दी थी। फ़ोन कॉल हुई थी जिसमें मेडोरो को ये कहा गया था कि वो पीसफुली सरेंडर कर जाए, वॉलंटरी एक्साइल एक्सेप्ट कर लें या फिर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करें। मेडोरो ने ऑब्वियसली रिफ्यूज़ किया। उन्होंने शायद ये सोचा था कि अमेरिका कभी डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन नहीं लेगा क्योंकि वो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन होगी, लेकिन वो गलत साबित हुआ। इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो ये ऑपरेशन टेक्निकली सॉवरेनिटी वायलेशन है। एक कंट्री का दूसरे कंट्री में जाके उसके हेड ऑफ स्टेट को अरेस्ट करना, ये यूनाइटेड नेशन चार्टर के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। नॉर्मली यहाँ डिप्लोमेटिक चैनल्स यूज होते हैं, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज होती हैं, लेकिन यूएस का आर्ग्यूमेंट है कि मेडोरो एक क्रिमिनल है जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर रहा था, ड्रग्स ट्रैफिकिंग कर रहा था, जो डायरेक्टली अमेरिकन लाइव्स को अफेक्ट कर रही थी। तो उनके पास राइट था सेल्फ डिफेंस और जस्टिस के नाम पर एक्शन में लेना। लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि हर कंट्री, हर मुल्क अपने एक्शन को जस्टिफाई कर सकता है। यूएस ने पनामा में 1989 में मैनुअल नोरेजिया को पकड़ा था सिमिलर केस में, सिमिलर रीजन में, वो भी ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व। लेकिन तनकीदी कहते हैं कि माइट मेक्स राइट वाली मेंटालिटी है। अगर पावरफुल कंट्री ये स्टार्ट कर दे तो वो दूसरे कंट्रीज के लीडर को उठा लाए अपने अकॉर्डिंग टू लॉ, तो इंटरनेशनल ऑर्डर ही कोलैप्स कर जाएगा। वेनेजुएला में जो सिचुएशन बनी मेडोरो के अरेस्ट के बाद, वो भी समझना ज़रूरी। इमीडिएटली पावर वैक्यूम क्रिएट होगी। वेनेजुएलन मिलिट्री और गवर्नमेंट शॉक थी, कुछ कंफ्यूजन था कि अब कौन चार्ज लेगा। अपोजिशन लीडर्स जो एक्साइल में थे उन्होंने इमीडिएटली क्लेम दिया कि अब ट्रांजिशन होना चाहिए डेमोक्रेसी की तरफ। यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लियरली बैक किया अपोजिशन को और ये कहा कि वेनेजुएला को फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करने चाहिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कॉम्प्लेक्स है। मेडोरो के सपोर्टर्स जो चेविस्टास कहलाते हैं वो भी पावरफुल। आर्म फोर्सेस के अंडर लॉयलिटी डिवाइडेड है। कुछ फैक्शंस मेडोरो के साथ ही थे आइडियोलॉजी की वजह से, कुछ करप्शन और बेनिफिट्स की वजह से, और फिर एक्सटर्नल पावर्स का फैक्टर। रशिया और चाइना ने मैसिव इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वेनेजुएला में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। उनका इंटरेस्ट है कि फ्रेंडली गवर्नमेंट रहे वहाँ। रशिया ने क्विकली कंडेम किया है यूएस एक्शन को और कहा है कि ये इलीगल इंटरवेंशन है। रीजनल रिएक्शंस भी मिक्स्ड है। कोलंबिया और ब्राज़ील जो नेबर्स हैं वो कॉशियसली वेलकम करते हैं क्योंकि उनको भी मेडोरो रिजीम से प्रॉब्लम थी। बॉर्डर इश्यूज, रिफ्यूजी क्राइसिस, ड्रग स्मगलिंग। लेकिन मैक्सिको और कुछ दूसरे लैटिन अमेरिका के मालिक ने कंसर्न्स एक्सप्रेस किए हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये प्रेसिडेंट डेंजरस है। अगर अमेरिका ऐसा कर सकता है तो कल किसी और लीडर को भी साथ उठा के लेके जा सकते हैं। इकोनॉमिक एंगल भी देखें जरा कि वेनेजुएला के पास दुनिया का लार्जेस्ट कॉमन ऑयल रिजर्व है, लेकिन सालों से प्रोडक्शन ड्रास्टिकली गिर गई थी करप्शन और रिस्क मैनेजमेंट की वजह से। यूएस सैंक्शन ने भी इंडस्ट्री को क्रिपल कर दिया था। अब अगर स्टेबल गवर्नमेंट आए और यूएस सैंक्शंस लिफ्ट, वेनेजुएला का ऑयल ग्लोबल मार्केट में आएगा। ये ऑयल प्राइस को फर्क करेगा। मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को भी कंपटीशन मिलेगा। मेजर ऑयल कंपनीज जैसे अमेरिका और यूरोप की कंपनीज ऑलरेडी इंटरेस्टेड है वेनेजुएला के ऑयल फील्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से भी देखें तो काफ़ी कुछ है। वेनेजुएला से मिलियंस लोग भाग चुके हैं पिछले कई दहाइयों में। कोलंबिया, पेरू, चिली, इवन यूएस बॉर्डर पर ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफ्यूजी क्राइसिस है। अमेरिका अगर अब सिचुएशन स्टेबलाइज हो और इकोनॉमी रिकवर करे तो शायद लोग वापस जाना चाहें, लेकिन रिकवरी एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड है, इंस्टीट्यूशंस वीक है, ट्रस्ट डेफिसिट है सोसाइटी में, ये सारी चीज़ें हैं। लीगल प्रोसेस अब देखने वाली बात है। मेडोरो पर जो चार्जेस हैं वो सीरियस हैं
नार्को टेररिज्म बेसिकली लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी तक लेके जा सकते थियोरेटिकली। उनका ट्रायल न्यूयॉर्क में होगा और डेफिनेटली हाई प्रोफाइल होगा, मीडिया कवरेज एक्सटेंसिव होगी। मेडोरो के लॉयर्स ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि ये किडनैपिंग थी, इलीगल डिटेंशन था, लेकिन इंटरनेशनल लॉ वायलेटेड हुई। यूएस कोर्ट्स ट्रेडिशनली अपनी कॉर्पोरेट की एक्शंस को वैलिडेट करती है नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स में। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो उठा है वो ये है कि प्रेसिडेंट क्या बना है इससे? अगर यूएस सक्सेसफुली ये कर सकता है बिना मेजर इंटरनेशनल बैकलैश के, तो क्या दूसरे पावरफुल कंट्रीज भी ये ट्राई करेंगे? रशिया अपने एनिमीज को फॉरेन सॉइल से उठा लेता है यूजिंग पॉइजनिंग और असैसिनेशंस। चाइना भी हांगकांग से लोगों को मेनलैंड में फोर्स करता है, लेकिन सिटिंग हेड ऑफ स्टेट को मिलिट्री ऑपरेशन से पकड़ना ये नेक्स्ट लेवल है। जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड बिल्कुल शिफ्ट हो गया है इससे, लेकिन अमेरिका में यूएस इन्फ्लुएंस काफ़ी टाइम से डिक्लाइन हो रहा था। चाइना इकोनॉमिकली एक्सपेंड कर रहा था, रशिया मिलिट्री पार्टनरशिप्स बना रहा था, लेकिन अब एक बोल्ड स्ट्रोक से अमेरिका ने मैसेज भेजा है कि वो स्टिल डोमिनेंट पावर है हेमिस्फीयर। लेकिन ये मैसेज डबल एज्ड स्वॉर्ड, रिस्पेक्ट भी मिल सकती है और एसेंशियल भी। डोमेस्टिकली अमेरिका में भी डिबेट है, रिपब्लिकन्स जनरली सपोर्ट कर रहे हैं इस एक्शन को, कहते हैं टफ लीडरशिप, ड्रग ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग स्टांस है। डेमोक्रेट्स में मिक्स्ड रिएक्शंस हैं, कुछ कहते हैं कि जस्टिफाइड था क्योंकि मेडोरो क्रिमिनल था, कुछ कंसर्न है कि ये इंटरनेशनल नॉर्म्स को अंडरमाइन करता है और फ्यूचर में मिसयूज हो सकता है। थिंक टैंक्स और फॉरेन पॉलिसीज एक्सपर्ट बहुत क्लोजली एनालाइज कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि ये नेसेसिटी था, एक फेल्ड स्टेट को स्टेबलाइज करने का ओनली वे था। दूसरी आगे बढ़ते हैं कि एक डेंजरस ओवर रीच है जो सिविलिटी को इरोड करती है और माइंड मेक्स राइट मेंटालिटी को प्रमोट करती है। हिस्टोरिकल पैरेलल्स ड्रॉन किए जा रहे हैं, इराक इन्वेजन, लीबिया इंटरवेंशन, जहां इनिशियल मिलिट्री सक्सेस के बाद लॉन्ग टर्म कियोस रहा। अब आने वाले वीक्स और मंथ्स में बहुत कुछ होगा। इमीडिएट चैलेंज है वेनेजुएला में स्टेबिलिटी मेंटेन करना। अगर सिविल वॉर टाइप सिचुएशन हो गई तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और भी वर्स हो जाएंगी। इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक्टिवली एंगेज होना पड़ेगा। यूएन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स सबको रोल प्ले करना होगा ट्रांजिशन प्रोसेस में। इलेक्शन का प्रोसेस भी क्रिटिकल होगा अगर ट्रूली फ्री और फेयर इलेक्शंस हो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स के साथ, और जो भी जीत के आए उसको लेजिटिमेसी मिले ग्लोबली, तभी सस्टेनेबल सोल्यूशन पॉसिबल है। लेकिन अगर अगेन मैनिपुलेशन हो, फ्रॉड हो या एक फैक्शन फोर्सफुली पावर ले ले तो वेनेजुएला फिर से इंस्टेबिलिटी में चला जाएगा। इकोनॉमी की रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी मैसिव इन्वेस्टमेंट्स है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, प्राइवेट इन्वेस्टर्स सब मिलके वेनेजुएला को रिबिल्ड करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन सब कुछ प्रैक्टिकली ग्राउंड से बनाना पड़ेगा। ये ताइयों के कहाँ है, ओवरनाइट में है। ये इंसिडेंट हमें याद दिलाता है कि मॉडर्न वर्ल्ड में पावर डायनामिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। मिलिट्री माइट, इकोनॉमिक लेवरेज, डिप्लोमेटिक प्रेशर, इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज, ये सब मिलकर शेप करते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे चले। छोटे और कमज़ोर लोगों को हमेशा थ्रेट रहता है पावरफुल कंट्रीज उनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेस कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए भी ये एक केस स्टडी है। सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना, इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाना, इकोनॉमिकली डिपेंड होना, ये सब जरूरी है ताकि एक्सटर्नल प्रेशर्स को हैंडल किया जा सके। वेनेजुएला ने गलतियाँ की हैं, करप्शन की है, मिसमैनेजमेंट की है, इंटरनेशनल आइसोलेशन, और अल्टीमेटली उसे इसकी कीमत चुकाना पड़ी। आखिर में जो भी हो, विक्टिम्स तो आम आवाम ही है। वेनेजुएलियन लोग जो ऑलरेडी सफरिंग कर रहे थे अब और अनसर्टेनिटी फेस कर रहे हैं। रेफ्यूजीज जो दूसरे कंट्रीज में सेटल्ड हो रहे थे उनके लिए भी एक फ्यूचर क्लियर है। फैमिलीज डिवाइडेड है, लाइव्स, जिंदगियां डिस्टर्ब है। तो वेनेजुएला अटैक और मेडोरो का अरेस्ट टर्निंग पॉइंट है रिसेंट हिस्ट्री में। ये दिखाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं। रूल्स जो हमने सोचा कि हैं वो बेंड हो सकते हैं पावरफुल कंट्रीज की तरफ से, और अल्टीमेटली जब बड़े पावर्स अपने गेम्स खेलते हैं
छोटे कंट्रीज और उनके आवाम कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हैं। वेनेजुएला का ये चैप्टर अभी शुरू हुआ है, एंडिंग अभी बहुत दूर है। अल्लाह हाफिज़।